स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी के 1.1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? तो सिक्स्थ क्वेश्चन जैसे आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 1.1 का दिया हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3, और इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो है 1 2 और 2 1, और आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो जैसा कि आप देखोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं क्या 1 1 है, तो 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 2 है, यानी कि 1 रिलेटेड 2। तो यहाँ पे आप देख चेक करोगे क्या 2 रिलेटेड 1 है, यानी कि 2 1 भी है और 1 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो जैसे ट्रांजिटिव आप चेक करोगे 1 रिलेटेड 2, यानी कि ए रिलेटेड बी, और दूसरा चेक करते हैं अपन बी रिलेटेड सी। ये तो गिवन होता है, बी यहाँ पे क्या है 2 और सी क्या है 1। तो अब क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड सी, यानी कि 1 रिलेटेड 1 होना चाहिए, दैट इज 1 1 ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। पर यहाँ आप देख रहे हो 1 1 कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन में आपको एक कॉलेज है, उसमें लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कि कोई सेट ए है और उसमें सभी बुक्स जो लाइब्रेरी में है वो यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद में रिलेशन दिया हुआ है अपने को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई में रिलेशन क्या दिया हुआ है अपने को? एक्स एंड वाई है सेम सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप देख रहे हो कि एक्स और वाई में पेजेस के जो नंबर है वो इक्वल है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो मान लो रिफ्लेक्सिव में अपन चेक करते हैं एक्स रिलेटेड एक्स, यानी कि एक्स एक्स। तो एक्स एक्स का मतलब हुआ क्या? एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक किताब और एक किताब वही दोनों इक्वल किताबें हैं, तो उनके पेज की जो संख्या होगी या पेज का जो नंबर होगा वो इक्वल ही होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो बुक्स हैं अपने पास और दोनों सेम ही बुक है, तो उनमें जो पेज होंगे उनकी उनके जो पेजेस का नंबर होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन सिमेट्री की। सिमेट्री में अपन देखते हैं एक्स रिलेटेड वाई, यानी कि एक्स और वाई दो बुक्स हैं और उनमें पेज क्या है? सेम है। तो फिर अपन चेक क्या करते हैं? वाई रिलेटेड एक्स है कि नहीं, यानी कि अगर एक्स और वाई में पेजेस का नंबर सेम है तो वाई और एक्स में भी पेजेस का नंबर सेम ही होगा। ये तो एक ही बात हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? तो ट्रांजिटिव के लिए पहले अपन देखते हैं एक्स रिलेटेड वाई, यानी कि एक्स और वाई में पेजेस का जो नंबर है वो इक्वल है। और उसके बाद देखते हैं वाई रिलेटेड जेड, यानी कि वाई और जेड में पेजेस का जो नंबर है वो इक्वल है। और अपने को प्रूफ करना होता है कि एक्स रिलेटेड जेड है। आप देखिए एक्स और वाई में पेजेस इक्वल, वाई और जेड में पेजेस इक्वल, यानी कि इसमें मान लीजिए 120 पेजेस हैं तो इसमें भी 120 है, तो ये 120, तो जेड में भी कितने होंगे? 120। तो एक्स और जेड में भी 120 पेज है, तो एक्स इक्वल्स टू जेड, यानी कि एक्स और जेड में भी पेजेस की नंबर जो होगा वो इक्वल आ जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक सेट दिया हुआ है। वैसे तो ये एग्जांपल 6 जैसा है, फिर भी हम देख लेते हैं। ए यूनिवर्सल सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। अब चेक करते हैं, रिलेशन दिया हुआ है ए बी और मोड ए माइनस बी
इज इवन। सबसे पहले चेक करते हैं इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो आप देखते हैं a माइनस बी इज इवन, तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे अपन। तो रिफ्लेक्सिव जैसे चेक करोगे आप, तो रिलेशन किस में होना चाहिए, a रिलेटेड a, यानी कि a और इसको आप चेक करोगे तो a माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। क्या ये इवन है? सबको पता है कि जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या करेंगे, ए रिलेटेड बी, यानी कि अपने को गिवन है कि ए माइनस बी जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2m, और m क्या है, m मान लीजिए कोई z है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या बी रिलेटेड ए होगा, यानी कि b माइनस ए, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? मान लीजिए a ओड नंबर है और b कोई इवन नंबर है, तो ओड में से अगर आप इवन नंबर घटाओगे तो हमेशा ओड नंबर मिलेगा, तो वो 2m की फॉर्म का होगा ही नहीं। 2m की फॉर्म का नंबर होने के लिए a और b को या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। तो आप जैसे ही चेक करोगे तो b और a जब ओड, या तो दोनों ओड है या दोनों इवन है। तो जैसे आप चेक करोगे b और a, मान लीजिए b मान लीजिए 3 है और a कितना है, 5 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो -2 आएगा, लेकिन मोड से बाहर निकालते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, यानी कि दो इवन नंबर्स का, चाहे कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, अगर उनका डिफरेंस देखोगे आप, दो ओड नंबर्स का डिफरेंस देखोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही करते हैं। ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए अपने को गिवन होता है कि ए रिलेटेड बी, यानी कि ए बी में क्या रिलेशन है, ए माइनस बी इज इवन नंबर। इसके बाद में चेक, दूसरी कंडीशन दी हुई होती है अपने को बी रिलेटेड सी, यानी कि बी माइनस सी भी क्या है, एक इवन नंबर। तो a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो a माइनस बी मोड को आप 2m लिख सकते हो, जहां m क्या होगा, कोई भी इंटीजर। और ऐसे ही अगर आप b माइनस सी को देखो तो वो भी क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ पे 2n में लिख सकते हो, और n क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर। अब अपने को चेक करना है a रिलेटेड c है यानी, यानी कि अगर अपने को a माइनस सी के बारे में पता चल जाए तो अपन बता सकते हैं कि वो इवन है या ओड है। तो a माइनस सी को अगर अपन इसमें b ऐड कर दें और b माइनस कर दें, तो देखो a प्लस बी माइनस बी और माइनस सी। अब इसके बाद में इसको लिख सकते हो आप a माइनस बी और ये प्लस b माइनस सी। अब देखो अपने को यहां से पता है a माइनस बी क्या है, 2m है, और b माइनस सी क्या है, 2n है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2m प्लस 2n, और मोड से 2 को बाहर निकाल दोगे आप तो 2m प्लस n, और m इंटीजर है n इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का एडिशन करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इंटीजर्स, यानी कि ये 2p फॉर्म का आ जाएगा जहां p कोई इंटीजर है, यानी कि a माइनस सी वो 2p फॉर्म का आ गया और p कोई इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो जिससे ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड करेगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 135, इसमें अगर कोई तीन एलिमेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है, यानी कि अगर इसमें से अपन तीन एलिमेंट्स ले लें, वन थ्री फाइव, हमें ये बताना है कि 135 जो है इसके तो तीनों जो एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरा सेट है 2 4 ये आपस में रिलेटेड है, लेकिन और ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं, अपने को दिया क्या हुआ था रिलेशन, वो था ए बी, और जहां पे क्या था, a माइनस बी इज इवन नंबर। अब देखो आप, अगर इसमें से आप कोई भी एलिमेंट लो, मान लो आपको अगर एक का इक्विवेलेंस क्लास पता करना है 1 का, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, यानी कि अगर इसमें से 1 में से अगर आप कुछ नंबर घटाओ और वो इवन नंबर आए, तो 1 में से अगर आप ओड नंबर घटाओगे, क्योंकि 1 क्या होता है, ओड नंबर, तो 1 में से अगर ओड नंबर घटाओगे तभी तो इवन नंबर आएगा, यानी कि इसमें से 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी वो क्या आएगी, 3 और 5, ये दोनों एलिमेंट्स।
क्योंकि 1 में से 3 माइनस करोगे आप तो माइनस का 2 आएगा, और 5 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, जो कि दोनों क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद बात करते हैं 2 और 4 की, तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर है। अगर 4 में से 2 माइनस करो या 2 में से 4 माइनस करो, ये दोनों इवन ही रहेंगे, यानी कि ये रिलेशन को होल्ड करेगा। लेकिन आप इनमें से एक एलिमेंट और इनमें से एक एलिमेंट ले लो, यानी कि ये तो क्या है, ओड नंबर, और ये क्या है, इवन नंबर। और अगर आप ओड में से इवन को माइनस करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, या इवन में से ओड को माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर। तो ये तीनों एलिमेंट्स तो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, पर इसका कोई भी एलिमेंट और इसका कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके इक्वल ही है, ऐसा ही है, जहां पे हमें दिया हुआ है जो यूनिवर्सल सेट है वो 0 से 12 तक के इंटीजर्स दिए हुए हैं। जैसे कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है 9 क्वेश्चन का, वो है x बिलोंग्स टू z, और x कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक। और फर्स्ट इसमें जो पार्ट है उसमें रिलेशन है ए बी, और a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो आप, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये इवन नंबर था, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2n। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4n, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो a माइनस ए रिफ्लेक्सिव चेक करोगे 0, तो 0 4 से डिवाइड होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद करोगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में a माइनस बी 4 से डिवाइड होता है, तो b माइनस ए भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा, और ऐसे ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो आप, तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा सेम ही आ जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है जो कि 1 जो इसमें एक एलिमेंट है उससे रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में बताना है, यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास हमें बतानी है। अब देखो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 0 से 12 तक, 0 1 2 3 और ये 12 तक। और 1 में से, यानी कि अगर आप 1 और b को देखो, 1 किसी एलिमेंट b से रिलेटेड हो और 1 माइनस बी क्या हो, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आप देखो, यानी कि b की जगह पे हम क्या क्या रखें कि वो 4 से मल्टीपल हो जाए। अब मान लो 1 की जगह आपने 0 रखा, b की जगह 0 रखा, तो 1 माइनस 0 1 होता है, तो 1 क्या 4 का मल्टीपल होता है, नहीं होता है। अगर 1 के b की जगह पे आपने 1 रखा, यहां से 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद बात करते हैं 2 की, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 3 की बात करोगे, 1 माइनस 3 -2, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसके बाद में अगर आप 5 लो b को, तो 1 माइनस 5, और 5 क्या होता है, 1 माइनस 5 होता है -4, जो कि 4 का मल्टीपल होता है, तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 5। इसके बाद में 6 से बात करोगे तो 1 माइनस 6 होता है -5, 4 का मल्टीपल नहीं। 7 -6 भी नहीं, 8 रखोगे -7 भी नहीं, 9 रखोगे तो -8, और -8 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। इसके बाद में 10 रखोगे तो -9 भी नहीं, 11 रखोगे तो 10 भी नहीं, और 12 रखोगे तो 11 भी नहीं। यानी कि 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो सिर्फ यही होंगे, 1 5 और 9। इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल आसान है, उसमें a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो a इक्वल ए हो जाएगा, और उसके बाद में a इक्वल्स टू बी है तो b इक्वल्स टू ए भी हो जाएगा। और a अगर b के इक्वल है, b अगर c के इक्वल है, तो a c के इक्वल भी हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, और 1 से रिलेटेड सिर्फ उसमें 1 ही एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर 1 की क्लास निकालोगे और रिलेशन हो a b, जहां पे a क्या हो, b के इक्वल हो, तो अगर आप यहाँ पे 1 की इक्वलेंस क्लास निकालो, तो 1 के इक्वल कौन सा एलिमेंट होता है, 1 के इक्वल सिर्फ 1 ही आएगा, तो ये इसकी इक्वलेंस क्लास आ जाएगी। यानी 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और वो कौन सा होगा, 1। इसके बाद अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है
10 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसमें ऐसा कोई हमें रिलेशन बताना है, एग्जाम्पल देना है जिसमें सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। यानी कि सिमेट्री तो हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो 1 1 2 2 3 3, अगर हम यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ले लें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। तो इन तीनों में से ही कोई एक ना हो, बाकी दो हो सकते हैं चाहे कोई भी हो। तो रिफ्लेक्सिव तो उसमें से एक एलिमेंट कम कर दो। और मान लो सिमेट्री के लिए चेक करें तो 1 2, अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो सिमेट्री होनी चाहिए, तो इसमें 2 1 भी कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। मान लो यही हम एक रिलेशन ले लेते हैं। अब देखो यहां से सिमेट्री तो हो जाएगी क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, पर 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसके बाद में ट्रांजिटिव चेक करो आप, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, वन रिलेटिव टू, यानी कि 1 और 2 रिलेटेड है, ए रिलेटेड बी, और 1 2 और 1 रिलेटेड है, यानी कि बी रिलेटेड सी। लेकिन आप जैसे ही चेक करोगे ए रिलेटेड सी, यानी कि 1 रिलेटेड 1, पर 1 1 कोई ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा कि ये सिमेट्री है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इससे अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव हो पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री ना हो। यूनिवर्सल सेट हम यही रखते हैं 1 2 3। अब देखो उसमें दिया हुआ है सेकंड में हमें कि ट्रांजिटिव तो हो जाए और क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। अब देखो अगर कोई एलिमेंट ऐसे, अगर एक सेट ले लें हम, कोई भी रिलेशन ले लें हम यूनिवर्सल सेट का, जैसे कि 1 2 और उसके बाद में 2 3 और 1 3। अब देखो आप इसमें चेक कर सकते हो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें ट्रांजिटिव चेक करो तो 1 रिलेटेड 2 यहां से, यानी कि 1 रिलेटेड टू ए रिलेटेड बी गिवन है, उसके बाद में 2 रिलेटेड 3 यानी कि बी रिलेटेड सी है, और अगर आप ए रिलेटेड सी चेक करो यानी कि 1 रिलेशन रिलेशन विथ 3, तो वो भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों नहीं है और तीसरा ट्रांजिटिव होल्ड करता है। इसके बाद जो थर्ड हमें एग्जांपल देना है वो है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि ये दोनों तो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, कोई रिलेशन ले लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 तो होंगे, ये बात तो कंफर्म हो गई। इसके बाद सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो कोई एलिमेंट अगर 1 2 लोगे आप इसमें तो वो 2 1 भी होगा। और उसके बाद में अगर आप कोई एलिमेंट 2 3 ले लो तो 3 2 भी होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें ट्रांजिटिव की, यहां से एक सेट ले लो 1 2, 1 रिलेटेड टू ए रिलेटेड बी और 2 रिलेटेड यहां से 3 यानी कि बी रिलेटेड सी। लेकिन आप ए रिलेटेड सी चेक करोगे यहां से यानी कि 1 रिलेटेड 3, तो 1 और 3 का कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे स्थित नहीं है या इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वन की, जिसमें हमें एग्जांपल देना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। तो इसमें रिलेशन चेक करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव है तो वो तीनों एलिमेंट्स तो हमेशा होंगे 1 1 2 2 और 3 3। इसके बाद दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि 1 2 है 2 3 है और 1 3 है, लेकिन 2 1 3 2 और 3 1 नहीं है। तो आप यहां से आराम से देख सकते हो ट्रांजिटिव है पर ये सिमेट्रिक नहीं है, ये हो जाएगा फोर्थ।
और फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि अगर आप देखो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो इसमें आप कोई भी रिलेशन ले लो। जैसे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्री के लिए 1 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, और मान लो 1 1 है। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो इसको। तो यहां से आप देखोगे सिमेट्रिक है, 1 1 तो अपने आप ही सिमेट्रिक होता है, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2 2 और 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करोगे तो ए रिलेटेड बी, और 2 1 की बात करोगे तो ये बी रिलेटेड ए, और यहां से आ जाएगा ए रिलेटेड सी, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बाकी दोनों होल्ड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11th क्वेश्चन में गिवन है कि आर कोई पॉइंट्स का सेट है, कोई प्लेन है, उसमें आर इज इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर, और यहाँ पे क्या है पी क्यू, और पी क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin। और इसमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है अपने को, तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। यानी कि दो पॉइंट्स हैं, उनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और जो यूनिवर्सल सेट है वो प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट है। तो देखो ये कोई एक्स वाई प्लेन है मान लीजिए, यहाँ पे वाई यहाँ पे, और इसमें हमें गिवन है कि ओरिजिन से दो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P और यहाँ कोई पॉइंट है Q, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी कि, और इसको O, तो OP इक्वल्स टू OQ। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि इसमें क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो P P से रिलेटेड है या नहीं, यानी कि OP की OP से डिस्टेंस इक्वल होगी या नहीं। P की ओरिजिन से डिस्टेंस P की ओरिजिन से डिस्टेंस की हमेशा इक्वल होगी, तो रिफ्लेक्सिव तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं P रिलेटेड Q, यानी कि P से ओरिजिन की डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस OP और OQ इक्वल हो जाए तो क्या OQ और OP इक्वल होगी। ये भी बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जब इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो इसकी और इसकी भी इक्वल होगी, तो ये सिमेट्रिक भी उससे हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मान लीजिए कोई और पॉइंट है इस पे R, यहाँ पे कोई पॉइंट है R। अब अपने को चेक करना है P रिलेटेड Q। P रिलेटेड क्या है Q, यानी कि OP और OQ की डिस्टेंस इक्वल है, और उसके बाद में Q रिलेटेड, और इसको स्मॉल r ले लेते हैं वरना 2r हो जाएंगे, तो इसको स्मॉल r ले लेते हैं अपन। तो Q रिलेटेड R, यानी कि OQ और OR की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। अब अगर आप चेक करो P रिलेटेड R, तो आप देखोगे क्या P रिलेटेड R में OP और OR की डिस्टेंस इक्वल होगी या नहीं। तो यहां से आप आराम से देख सकते हो OP OQ के इक्वल है, OQ OR के इक्वल है, तो OP OR के अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि
Further show that the set of all points related to a point P 0 0 doesn't equals to 0 0 is the circle passing through P with origin at center। ये तो सर्किल की डेफिनेशन ही दी हुई है एक तरह से कि मान लीजिए इस पे कोई पॉइंट है वो 0 0 नहीं है और मान लीजिए ये 0 0 है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है मान लीजिए P जो कि 0 0 नहीं है, यानी कि वो पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, इसके अलावा कोई पॉइंट है। उसके बाद में दिया हुआ है द सर्किल शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, यानी कि P से कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे। P का इक्विवेलेंस क्लास अगर आप पता करो तो इससे वो पॉइंट रिलेटेड होंगे जिनकी O से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि OQ था, OQ की इससे डिस्टेंस इक्वल है, OP और OQ की OR हो जाएगा। ऐसे आप OS निकालोगे कोई तो वो भी इक्वल हो जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स की O से P के बीच में जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस अगर किसी और पॉइंट की है यहाँ पे वो P से रिलेटेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सर्किल की डेफिनेशन भी यही कहती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा ऐसे। ये सर्किल तो ढंग से नहीं बना पर ये सर्किल ही बनेगा, क्योंकि सर्किल की डेफिनेशन ही होती है कि सभी जो मूविंग पॉइंट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है सेंटर से। 13 क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं रिलेशन में और ट्राइंगल्स का ऑल ट्राइंगल्स क्या है, यूनिवर्सल सेट। जितने भी ट्राइंगल्स आप एक प्लेन पे बना सकते हो वो सब क्या है, यूनिवर्सल सेट। जिसके बाद में रिलेशन दिया हुआ है कि T1 और T2 दो जो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल T1 है और ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल T2 है। इसके बाद में आपको बताना है कि क्या सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो क्या T1 और T1 रिफ्लेक्सिव, T1 और T1 जो होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि दो ट्राइंगल्स हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे भी पता कर सकते हो, क्योंकि इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों लाइंस भी इक्वल है। वैसे तो लाइंस का रेशो इक्वल आ जाए तो ही ये वो हो जाती है सिमिलर, लेकिन यहाँ तो तीनों लाइंस इक्वल ही है तो ये सिमिलर। T1 तो खुद की तो सिमिलर होगी। इसके बाद दिया हुआ है T1 T2 के सिमिलर है। सिमिलर है तो आप देख सकते हो इनके एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ए रूल से। यानी कि इनके ये एंगल्स ए, मान लीजिए इसको ए बी सी नाम दे दें और इसको डी ई एफ नाम दे दें। तो मान लीजिए ए एफ के इक्वल है, बी बी के इक्वल है, सी ई के इक्वल है। तो T1 क्या, ये T1 रिलेटेड T2, तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सिमिलर गिवन है। इसके बाद अगर आप T2 रिलेटेड T1 चेक करोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वही रूल जो हमने T1 रिलेटेड T2 में लगाया था वही अगर T2 रिलेटेड T1 में चेक करें तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि D जो होगा वो B के इक्वल, E जो होगा वो C के इक्वल, A जो होगा वो F के इक्वल। तो T2 भी T1 के सिमिलर हो जाएगा और ये रिलेशन भी होल्ड कर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक तीसरा ट्रायंगल आ जाएगा T3। मान लीजिए तीसरा ट्रायंगल है कोई T3, ये कोई ट्रायंगल है T3। अब आपको रिलेशन गिवन है T1 रिलेटेड T2, यानी कि T1 के जितने भी एंगल्स हैं वो T2 के एंगल्स के इक्वल होंगे और T2 रिलेटेड T3, यानी कि T2 के जितने भी एंगल्स हैं वो T3 के, इसको नाम देते हैं MNO। अब देखिए आप इसके जो एंगल्स है मान लीजिए उसमें F A के इक्वल है, तो एंगल A F इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है और एंगल C एंगल E के इक्वल है। तो जैसे ही आप T2 और T3 को आपने सिमिलर बताया तो इसके एंगल्स भी ए से इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एम। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, ये तो हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ओ और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एम। अब आप यहां से और यहां से देख सकते हो कि एंगल ए जो है वो एफ के भी इक्वल है और एन के भी इक्वल है, तो एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एफ आ जाएगा। ऐसे यहाँ से बी डी के इक्वल है, बी ओ के इक्वल है, तो डी जो होगा
वो O के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद C जो है वो M के है और C जो है वो E के है, तो M और E भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि A रूल से T3 इज सिमिलर टू T1। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड कर जाएगा। इसके बाद हमें तीन ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। तीन ट्राइंगल्स क्या क्या दिए हुए हैं, जिनकी लाइंस की साइड्स की हमें डिस्टेंस दी हुई है। तीन ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स की लेंथ दी हुई है हमें, वो दी हुई है। पहला जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ है 3, 4, 5। जो दूसरा है उसकी लेंथ है 5, 12 और 30। और जो थर्ड है उसकी है 6, 8, 10। आपको इन तीनों को देख के एक बात तो पता चल रही होगी, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि बहुत फेमस है ये। जैसे कि 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यानी कि ये बनेंगे तो ऐसे ही तीनों। यानी कि एक एंगल तो इनमें 90 डिग्री का है तीनों में। हमें नहीं पता बाकी के दो एंगल कितने हैं, लेकिन एक एंगल तो इन तीनों में पक्के से 90 डिग्री का। लेकिन आपको अगर सिमिलर चेक करना है कि T1 T2 के है या नहीं, T2 T3 के है नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो इनकी जो लेंथ्स है उनका रेशो इक्वल आना चाहिए। यानी कि 3/5 इक्वल्स टू 4/12 और 5/13, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो यानी कि T1 और T2 सिमिलर नहीं है। इसके बाद देखते हैं T1 और T3 को। तो T1 और T3 में अगर आप रिलेशन चेक करोगे तो आपको दिखेगा 3/6 इक्वल्स टू 4/8 और इक्वल्स टू 5/10। और इनको सोल्व करोगे तो आप ये तीनों ही 1/T2 के इक्वल है। यानी कि इन तीनों का रेशो क्या है, इक्वल है। तो T1 और T3 क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद T2 और T3 का भी चेक कर सकते हो, 5/6, 12/8, 13, तो वो भी इक्वल नहीं आएंगे, तो वो भी सिमिलर नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ T1 और T3 ही ऐसे हैं ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर हैं। तो T1 और T3 आपस में रिलेटेड होंगे, इसके अलावा कोई भी दो ट्राइंगल रिलेटेड नहीं होंगे। इसके बाद में जो 13 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसमें क्या गिवन है कि शो द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो सभी पॉलीगॉन्स का है। आर क्या है, P1 एंड P2, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो, आप चेक करो, अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो एक P1 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, तो रिफ्लेक्सिव तो चेक करने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही बता सकते हो आप। इसके बाद बात करते हैं P1 और P2 में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि दो कोई भी पॉलीगॉन्स ले लो आप, हेक्सागोनल ले लो, इसमें 6 साइड्स हैं, तो P2 में भी 6 साइड्स हैं। तो P2 और P1 में, जब P2 में 6 होंगी तो P1 में भी 6 होंगी, और जब P1 में 6 होंगी तो P2 में भी 6 होंगी, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसके बाद बात करो अगर आप ट्रांजिटिव की, तो P1 में 6 है, P2 में 6 है, यानी कि P1 रिलेटेड P2 करोगे। उसके बाद P2 में 6 है तो P3 में भी 6 होंगी, और जब तीनों में ही 6 है तो P1 और रिलेटेड P3 तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इस सेट में क्या गिवन है, ये तो ए है, और रिलेशन आपको पता ही है क्या गिवन है, P1 and P2 have same number of sides. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? यानी कि 3, 4 और 5 किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्या है जो होगा, वो सेट होगा, वो देखना है। तो देखो 3, 4, 5 से आप जो ट्राइंगल बनाओगे वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये 4 है, ये 3 है। अब आप देखो ऐसे कौन से पॉलीगॉन्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। पॉलीगॉन्स में हमें रिलेशन क्या दिया है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनाया आपने, तो साइड्स तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है,
यानी कि वो जितने भी ट्राइंगल्स आप बना सकते हो उनकी साइड्स तो हमेशा 3 ही रहेगी। तो पॉलीगॉन्स क्या है, वो पॉलीगॉन जिनकी साइड हमेशा 3 हो वो सब इससे रिलेटेड होंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। तो जितने भी प्लेन पे आप एक प्लेन पे ट्राइंगल्स बना सकते हो उन सबका सेट जो होगा वो इस ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक प्लेन है एक्स वाई, इस पे जितनी भी लाइंस है उनका जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए वो ए है। अब देखिए, और इसमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सॉरी L1 L2 दिया हुआ है इसमें, L1 L2 लिखता है, L1 L2, और L1 इज पैरेलल टू L2। अब देखिए, तो यहां से सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो आप। तो L1 क्या L2 के पैरेलल होती है, L1 हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो सही बात है, तो रिफ्लेक्सिव तो अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी सिमेट्री की, यानी कि L1 कोई लाइन ये है, L2 ये है, तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल हो जाएगी, ये भी सिंपल सी बात है। और तीसरी लाइन अगर आप ट्रांजिटिव चेक करो, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है यानी कि L1 रिलेटेड L2 है और L2 रिलेटेड L3 है, यानी कि L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं है, यहां से आप देख सकते हो कि L1 और L3 भी पैरेलल है, तो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हमें इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उन सब का सेट निकालना है। तो किसी भी लाइन के पैरेलल वो सब लाइंस होती हैं जिनका स्लोप इसके इक्वल होगा, यानी कि इसका स्लोप अगर आप देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m यहाँ पे 2 है, तो जिस भी लाइन का स्लोप 2 होगा वो सब क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। तो y इज इक्वल्स टू 2x, और c यहाँ पे कांस्टेंट है, c बदलता रहेगा, तो ये जितने भी लाइंस का सेट है ये सब क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये आपस में पैरेलल होती है, क्योंकि दो लाइंस जिनका स्लोप इक्वल होता है वो दोनों। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है अपने को वो दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो है 1 2 2 2 1 1 4 4 और 1 3 3 3 3 2, ये अपने को रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 भी है, यानी कि सारे एलिमेंट खुद से तो रिलेशन में है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की। तो 1 2 है, तो देखते हैं क्या 2 1 है कहीं पे, तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो यहां से देखोगे 1 2 है, और 1 2 के बाद में 2 से 2 2 है, तो 1 2 तो हो ही जाएगा। 1 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। यहाँ से 1 3 है और 3 2 है, तो और 1 2 भी है, यानी कि 1 3 है और 3 2 है, यानी कि ए रिलेटेड बी, और यहाँ से बी रिलेटेड सी, और यहाँ से आप देखोगे 1 रिलेटेड 2, यानी कि ए रिलेटेड सी। ए क्या है 1 और सी क्या है 2 और बी 3, तो इससे ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो है 16। 16 भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो
नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसके बाद में रिलेशन जो दिया हुआ है वो है ए बी और a इक्वल्स b माइनस 2 और b जो है वो ग्रेटर देन 6 है। तो करेक्ट आंसर चूज करना है और इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। ए क्या है 2 4 बिलोंग्स आर और बी जो है वो है 3 8 बिलोंग्स टू आर और 6 सी जो है 6 8 रिलेशन में है और 8 7। अब देखो आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू बतानी है तो बी में यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बी में 4 रखो तो ए इक्वल्स टू 4 माइनस 2 A2 यानी कि 2 4 आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन 6 यानी कि b 6 से छोटा नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे b कितना है 4 तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं तो a इक्वल्स टू 8 माइनस 2 यानी कि a क्या आ जाएगा 6 पर a 6 नहीं है यहाँ पे तो 3 है तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं तो a इक्वल्स टू 8 माइनस 2 यानी कि a इक्वल्स टू 6 तो 6 8 यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप डी चेक करो 8 7 तो अगर वहां पे बी की जगह पे आप 7 रखो तो ए 7 माइनस 2 ए कितना आ जाएगा 5 और 5 और यहाँ पे 8 7 है पर अपने पास 5 7 आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा